विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विनोद जी पहले कहां से शुरू करना चाहते हैं विनोद? जहां से आप शुरू अच्छी करें। खासी बहस हो गई तो चलिए पहले परिवारवाद पर ही बताइए सर विनोद जी। अपने मित्र लोग हैं, मैं किसी की बात का प्रतिवाद नहीं करूंगा। हाँ तो खाली बताइए अपनी फिर ये परिवारवाद की परिभाषा क्या होती है? परिवारवाद एक राजनीतिक मुद्दा है। देश की जनता के बीच में कोई मुद्दा है नहीं। मुद्दा होता तो लोग परिवार के लोगों को हरा देते चुनाव। पब्लिक तो देती है ना वोट। हाँ। कोई गन पॉइंट पे तो जीत के आता नहीं है। पब्लिक के वोट चाहे किसी का बेटा हो, चाहे वो लालू जी के बेटे हो या रामविलास जी के बेटे हो या इंदिरा जी का बेटा हो या नेहरू जी की बेटी हो या और भी जो तमाम बीजेपी में नेताओं के बेटे हैं या दूसरे दलों में, जनता का चुनाव जीत के आते हैं। वो मैटर करता है भाई अगर जनता हरा दे। हाँ। आप देखिए हर पार्टी में विधायक की मौत होती है, उसकी पत्नी को टिकट दे दिया या उसके बेटे को दे दिया या भाई को दे दिया। कितने उदाहरण हर पार्टी कितने वो जीत के आ जाता है भाई इलेक्शन। तो पब्लिक में परिवारवाद कोई मुद्दा ही नहीं है। ये राजनीतिक मुद्दा है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच जरूर एक होता है कि भाई इनके पिताजी थे इसलिए इनको मौका मिल गया, हमको नहीं मिला। ये उनके बीच में एक बात रहती है। अब जैसे अजय आलोक जी ने भी कहा और वाजपेयी जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है। चिराग पासवान जी रामविलास जी के निधन के बाद उनका सब कुछ छिन गया था और उसके बाद उन्होंने बहुत मेहनत की बिहार में, अपनी पार्टी को खड़ा किया और अपना जो है तो उनको पूरा अधिकार है अपनी पार्टी चलाने का। और उन पर अब वो रामविलास जी का पैदा हो गए तो ये उनका अपराध थोड़ी हो गया। बल्कि विनोद जी लेकिन इसी तरह इंदिरा गांधी ने भी कांग्रेस तोड़ करके इसी तरह इंदिरा गांधी, देखिए परिवारवाद से अतुल भाई को थोड़ा हो सकता है बुरा लग जाए, परिवारवाद से सिर्फ राजीव गांधी बने थे प्रधानमंत्री जब इंदिरा जी की हत्या हुई और सीनियर मोस्ट का सवाल प्रणब मुखर्जी ने उठाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी को बनाया। इंदिरा गांधी परिवारवाद से नहीं बनी, पर वो भी जीत के आए थे। इंदिरा गांधी सबसे ज्यादा सीटें जीत के आए। हाँ, आज तक का रिकॉर्ड है। इंदिरा गांधी परिवारवाद से नहीं बनी थी। इंदिरा गांधी नेहरू जी के बाद नहीं बनी, शास्त्री जी के बाद बनी, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बनाया, गूंगी गुड़िया बना के बनाया, लेकिन वो आयरन लेडी बन गई। पार्टी टूटी, बीबी गिरी को उन्होंने जिताया और उसके बाद मिड टर्म पोल कराए और जीत के आई। तो भाई कहां से परिवारवाद हो गया? वो तो उस वक्त नेहरू जी जिंदा थे, न कोई था। अपने शी हैज प्रूवन हरसेल्फ आगे। तो मैं कह रहा हूं कि इसी तरह सही कहा कि सोनिया जी के पास पूरी वर्किंग कमेटी गई थी दोनों बार, जब राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस अध्यक्ष बन जाइए, बाद में प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, लेकिन वो मना कर दिया था नरसिम्हा राव 5 साल। अब वो अलग इतिहास उसमें बन जाए। तो मैं मेरे हिसाब से परिवारवाद का मुद्दा, अगर कोई किसी नेता घर पैदा हो गया, उसके यहाँ योग्यता है तो क्यों ना राजनीति में आए, और अगर अयोग्य है तो अब जनता रिजेक्ट कर देगी। तो किसी के यहाँ पैदा होना न योग्यता है ना अयोग्यता है। हाँ, परिवारवाद का एक लाभ होता है कि जो बड़े नेता के यहाँ या बड़े अभिनेता के यहाँ या बड़े उसके वकील के यहाँ पैदा होता है, उसको एक मौका मिल जाता है थोड़ा दूसरों से आगे। अच्छा विनोद जी, इसी में अगर थोड़ा सा ये जोड़ लें कि मान लीजिए अगर किसी नेता का पुत्र पुत्री या कोई और रिश्तेदार राजनीति में आना चाहता है तो आए, जनता की अदालत में जाए और वोट लेके आ जाए, प्रूफ करे अपने आप। लेकिन जो लालू जी जेल जाने से पहले राबड़ी देवी को सीएम बना गए, क्या वो गलत था? बिल्कुल गलत था। बिल्कुल गलत था, क्योंकि उनकी पार्टी में एक से एक योग्य नेता थे। लेकिन उसका उदाहरण दो सामने है। नीतीश जी ने जीतन राम मांझी को बनाया और जीतन राम मांझी नीतीश जी को ही धोखा दे चले गए। चंपाई सोरेन वो बजाय क्या नाम उनकी पत्नी का, कल्पना सोरेन को बनाने के बजाय हेमंत सोरेन ने चंपाई को बनाया, वरिष्ठ सदस्य थे। अच्छा, चंपाई चले गए। दिल्ली में केजरीवाल जी ने नहीं बनाया। तो केजरीवाल जी पे बहुत लग रहा था सुनीता जी को बनाएंगे, लेकिन बनाया उन्होंने आतिशी को बनाया। तो ऐसा नहीं, और आतिशी वही है जहां थी पार्टी में। तो दोनों तरह के उदाहरण है। तो लालू जी को लगा होगा कि पार्टी में मान लीजिए तमाम वरिष्ठ नेता थे, किसी को बनाएंगे, कल को पार्टी लेके चला जाए, तो उन्होंने राबड़ी जी को बना दिया। अब मतलब वैसे तो राबड़ी जी तो राजनीति में भी नहीं थी, वो तो घर संभालती थी, परिवार देखती थी। अच्छा, इसी में एक चीज और जोड़िए। अभी चिराग पासवान की बात हो रही थी। बिल्कुल सही है कि चिराग को पार्टी विरासत में मिली, जनाधार विरासत में मिला और पिता के रहते हुए वो नेता बने, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है। पहली बार पिता के सामने बने, पिता के सामने सांसद भी बने। लेकिन जब परिवार से धोखा मिला, मौका मिला उनको, मतलब आगे बढ़ने का। परिवार के पर आपने सही कहा, वाजपेयी जी ने सही कहा, फैक्ट है ये कि चाचा ने पार्टी तोड़ दी। बिल्कुल। उसके बाद सब कुछ छिन गया, कुछ नहीं रहा उनके पास, सारे सांसद चले गए। चाचा ने तोड़ दी पार्टी और बीजेपी ने लपक लिया उस पार्टी। हाँ, बिल्कुल सही, चाचा की पार्टी, बिल्कुल। पशुपति पारस को पूरा मंत्री। लेकिन उसके बाद चिराग पासवान ने जो लड़ाई लड़ी विनोद जी, वो रामविलास पासवान की विरासत की तो लड़ाई लड़ी ना, लेकिन उसमें एड ऑन किया चिराग ने, उसमें बढ़ाया। चिराग ने उसमें एड ऑन किया। देखिए ये नंबर देने पड़ेंगे। चिराग पासवान ने मेहनत करके उसमें एड ऑन किया। और 2020 का चुनाव याद करिए, चिराग एनडीए में थे भी और नहीं भी थे, और वो नीतीश कुमार से हेड ऑन लड़ रहे थे। अकेले। वो ना आरजेडी से लड़ रहे थे ना बीजेपी से लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे नीतीश कुमार से। और उसके बाद उन्होंने उस पूरे ऑपरेशन को सफल किया, नीतीश कुमार 42 सीटों पे आ गए।
जो कि एक योजना थी। तो कुल मिला के चिराग ने अपनी पॉलिटिक्स प्रूव की है। इसलिए मैं चिराग को अब इसके बाद भी अब राहुल गांधी, जैसे मैं राहुल गांधी को राहुल गांधी को मौका मिला, सोनिया गांधी के बेटे ने 2004 में टिकट मिल गया, इसमें वो रेस में आगे थोड़ा निकला। आज अगर वो भारत जोड़ो यात्रा, ये यात्रा, बिहार यात्रा और उसके बाद कर आके वो पार्टी को बहुमत में लेके आते हैं तो उनकी अपनी मेहनत होगी। लेकिन विनोद जी, आज भी बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को एक दूसरे से जोड़ के देखते हैं और ये कहते हैं कि गांधी परिवार, खुद कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं गांधी परिवार हमारी आत्मा है, नाम ऐसा जुड़ा हुआ है कांग्रेस पार्टी से। आपको लगता है जनता के बीच अगर गांधी परिवार को निकाल लिया जाए कांग्रेस पार्टी से तो कितना जनाधार बचेगा? भाई साहब, गांधी परिवार कांग्रेस की ताकत भी है और कमजोरी भी है। ताकत यह है कि वो मैग्नेट है, कोई नेता एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं होगा सिवाय गांधी परिवार के। और कमजोरी यह है कि उसके आगे पार्टी देख नहीं पाती है, तो ये कमजोरी है। लेकिन वो है, वो सच्चाई है, हकीकत है। और वैसे एक चीज बताऊं आपको, ये हर पार्टी का एक मैग्नेट होता है। बीजेपी का मैग्नेट क्या है? बीजेपी का मैग्नेट है आरएसएस। बीजेपी का मैग्नेट आरएसएस है। मोदी जी आज नेता हैं, पहले वाजपेयी जी नेता थे, कल को कोई और होगा, लेकिन मैग्नेट आरएसएस है। आज अगर आरएसएस माइनस हो जाए बीजेपी से, बीजेपी की हालत भी वही हो जाएगी जो दूसरे दलों की है। लेकिन आरएसएस उसका बड़ा मैग्नेट है। आज भी मोहन भागवत जी दिल्ली में 3 दिन का बौद्धिक हो रहा है, तमाम सारे संघ के लोग गए हुए हैं उनको सुनने। वो एक जो ताकत, जो आइडियोलॉजिकल ताकत है, संगठन की ताकत है, और पूरा जो अंकुश है, वैचारिक अंकुश हर तरह का, वो आरएसएस की ताकत बीजेपी को दूसरी पार्टियों से अलग करती है। ओके, चलिए इसी नोट पे डिबेट